नमस्ते बच्चों। कार्बोक्सिलिक एसिड उसकी प्रिपरेशन हम पढ़ चुके हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। इनका बॉइलिंग पॉइंट कार्बोक्सिलिक एसिड्स का सिमिलर मोलर मास वाले अल्कोहल और एल्डिहाइड और कीटोन और एल्केन और ईथर उनके कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा होता है। इसका रीज़न क्या है? एक्सटेंसिव इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ना। और ये डाइमर भी बनाते हैं, जैसे एसिटिक एसिड है या कोई और एसिड है, तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से डाइमराइजेशन हो जाता है। ये देखते हैं हम। ये देखिए, इसके अंदर दो मॉलिक्यूल्स हैं कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH के। पहला मॉलिक्यूल ये है और दूसरा मॉलिक्यूल ये है। इनके अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई है वो ये वाली हुई है, उसकी वजह से डाइमराइजेशन हो गया। तो क्या हुआ, आप मान लीजिए ये अपने आप में पूरा एक बड़ा पार्टिकल बन गया जिसका मोलर मास डबल हो गया। मोलर मास डबल हो गया, ऑब्वियसली ये लिक्विड फॉर्म से गैसियस फॉर्म में एस्केप होने में इसको डिफिकल्टी आएगी, तो बॉइलिंग पॉइंट नेचुरल बात है कि बढ़ जाएगा। सॉल्युबिलिटी, लोअर मेंबर्स हैं वो इजीली वाटर में डिसोल्व हो जाते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की वजह से। देखें हम इसको, इसके अंदर देखिए वाटर का ये मॉलिक्यूल है H2O, ठीक है। तो इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है कार्बोक्सिलिक एसिड की, वो इस तरह से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं जिसकी वजह से ये डिसोल्व हो जाते हैं वाटर में। लेकिन ये भी ध्यान रखना कि जो हायर मेंबर्स होते हैं उनमें ये जो R यानी एल्काइल ग्रुप अगर ये लॉन्ग कार्बन चेन की होती है तो यूँ मान लीजिए कि हाइड्रोफोबिक पार्ट इंक्रीज होने लग जाता है, उस वजह से इनकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस को हम देखते हैं। इसको हम तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहली कैटेगरी वो होगी जिसमें RCOOH, उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा, तो हाइड्रोजन रिमूव होगा और इस तरह से रिएक्शन होगी। सेकंड वाली कैटेगरी जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी OH ग्रुप रिमूव हो जाएगा, मतलब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा। और तीसरी जो RCOOH के अंदर जो एल्काइल या AR यानी एरिल ग्रुप होगा, उसकी जो रिएक्शन होगी वो वाली। तो ये तीन कैटेगरीज हैं। इसमें हम देखते हैं रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, formation of anhydride esterification and reaction with PCl3 PCl5 SOCl2 and reaction with ammonia। ध्यान देना, ये जो चार रिएक्शंस बता रखी हैं इन चारों में बॉन्ड कौन सा ब्रेक होगा? ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा। और ये जो चार रिएक्शंस हैं इनके अंदर चारों में डेरिवेटिव्स बनेंगे, जैसे एनहाइड्राइड बनेंगे, एस्टर बनेगा और एसिड क्लोराइड बनेगा, क्योंकि यहाँ Cl लिया हुआ है तो हेलोजन भी लिया जा सकता है। रिएक्शन विद अमोनिया जिसमें एमाइड और अमोनियम सॉल्ट्स बनते हैं। तो वन बाय वन हम देखते हैं ये रिएक्शंस। चलिए देखते हैं फर्स्ट कैटेगरी के अंदर OH बॉन्ड ब्रेक होता है, उसमें ध्यान दीजिए इसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम बाइकार्बोनेट, चौथी रिएक्शन भी ले सकते हो सोडियम कार्बोनेट की। इन सारी रिएक्शन के अंदर सोडियम कार्बोक्सिलेट बनेगा और बाय प्रोडक्ट कौन सा बनेगा ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हमने रिएजेंट के फॉर्म में लिया क्या है। अगर आप सोडियम लेते हो तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हो तो वाटर बनता है। लेकिन सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 होता है, वो भी आप उसके साथ में भी रिएक्शन कर सकते हो। तो बाय प्रोडक्ट की फॉर्म में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। लेकिन इन सब के अंदर जो कॉमन प्रोडक्ट हमको मिलता है वो ये वाला प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। इन सारे रिएक्शन से ये पता लग रहा है कि ये RCOOH एसिडिक नेचर का है, जो बेस के या मेटल के साथ में रिएक्शन कर रहा है। मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन गैस, और बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो करस्पॉन्डिंग सॉल्ट और वाटर बनते हैं।
आगे हम देखते हैं ये जो एसिडिक कैरेक्टर है केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आ रहा है, OH बॉन्ड ब्रेक होगा, मतलब हाइड्रोजन प्रोटॉन के फॉर्म में रिमूव होता है, मतलब एसिडिक कैरेक्टर इसके अंदर आ रहा है। और ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड हैं ये अल्कोहल्स और फिनोल्स के कंपैरिजन में स्ट्रोंगर एसिड हैं। ऐसा क्यों है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से हम देखते हैं कार्बोक्सिलेट आयन की। पहले आप ये वाली रिएक्शन देखिए, इसमें ये जो एसिड है वाटर के साथ में रिएक्शन करता है, तो ये वाटर का मॉलिक्यूल इसके अंदर से इस हाइड्रोजन को रिमूव करता है। तो प्रोटॉन की फॉर्म में जब ये रिमूव होगा तो ये हाइड्रोनियम आयन बनाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप आगे बढ़िए, ये प्रोटॉन रिमूव होने के बाद में बाकी जो स्पीशीज़ है वो कार्बोक्सिलेट आयन बनाएगी, इसमें ऑक्सीजन भी आप इंक्लूड कीजिए। तो ये इसकी ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेगी। खास बात ध्यान देना इसके अंदर कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जो ऑक्सीजन है, जो डबल बॉन्ड वाली ऑक्सीजन है उसके पास में 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं, और जो सिंगल बॉन्ड वाली है उसके पास में 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो उनमें से एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मूव करेगा कार्बन ऑक्सीजन की तरफ, डबल बॉन्ड बनाएगा यहाँ पर, और यहाँ ये जो डबल बॉन्ड है ऑलरेडी इसके इलेक्ट्रॉन रिमूव होकर के इसके ऊपर चले जाएंगे। ऑब्वियसली इसके ऊपर 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और नेगेटिव चार्ज आएगा और इसकी डाइवैलेंसी कंप्लीट हो गई। तो इसमें जो ये जो दोनों स्ट्रक्चर हैं, एक तो ये वाली और एक ये वाली, ये दोनों स्ट्रक्चर रेजोनेंस कैनोनिकल स्ट्रक्चर हैं, और ये वाली जो स्ट्रक्चर है रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। इसके अंदर आप देख रहे हो कि यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन के जो बीच में बॉन्ड है उसमें पार्शियल डबल बॉन्ड वाला कैरेक्टर भी आ रहा है, या हम बोल सकते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड के अंदर दोनों ऑक्सीजन के साथ में कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ है वो सेम है, बॉन्ड एनर्जी भी सेम होगी, और जो नेगेटिव चार्ज है वो ओवरऑल इस पूरे कार्बोक्सिलेट आयन पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब इसे में हम थोड़ा सा आगे देखो, एक बात ध्यान देना कि अभी हमने जो देखा ना कि अल्कोहल और फिनोल के कंपैरिजन में ये स्ट्रोंगर एसिड है, तो उसका रीज़न समझने की कोशिश करना। भले ही फिनोल के अंदर 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है, लेकिन उसमें क्या होता है, जो नेगेटिव चार्ज स्प्रेड होता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर कार्बन पर ही जाता है, जबकि कार्बोक्सिलेट आयन की जो 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती हैं उनमें दोनों में ही इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ऑक्सीजन पर मूव करती है, जो कि स्ट्रोंगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो जो कार्बोक्सिलेट आयन है उसकी स्टेबिलिटी फिनोक्साइड आयन के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है, इसीलिए ये स्ट्रोंगर एसिड है। अब ये इस बात पर भी डिपेंड करती है कि इसके साथ में ये जो कार्बन है, इस कार्बन के साथ में अटैच्ड ग्रुप कौन सा है, ये कार्बन है, तो EWG स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, EDG स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अगर EWG अटैच है तो वो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा, या हम यूँ कह सकते हैं कि ये स्ट्रोंगर एसिड होगा, जबकि इस वाले केस में ये इसको वीक एसिड बनाती है। इसका रीज़न क्या है समझो, होता क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन को खींचता है इस कार्बन से, तो कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाती है। तो ऐसे में जो ऑक्सीजन के साथ में हाइड्रोजन है उसकी पोलैरिटी बढ़ जाती है, और वो जो हाइड्रोजन है वो इजीली रिमूव हो सकता है। इसके अंदर ऐसा नहीं होता है, यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा कार्बन पे, तो फर्दर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की शिफ्टिंग होती है इन दोनों ऑक्सीजन के ऊपर जो फुलफिल करती है, तो ऐसे में पोलैरिटी कम हो जाती है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी कम हो जाती है। अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये बेंजोइक एसिड और उसके जो डेरिवेटिव्स हैं उनमें सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा, देखो आप ये ध्यान रखना जो COOH ग्रुप है इसके बजाय यहाँ पर OCH3 ग्रुप लगाइए, क्योंकि आप देख रहे हो ये 4 मिथोक्सी बेंजोइक एसिड है, तो मिथोक्सी का फॉर्मूला क्या होता है OCH3 लगेगा यहाँ पर, ठीक है, और वो इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये इमेजिन कीजिए, अब इन तीनों में अगर पूछा जाए तो स्ट्रोंगेस्ट एसिड ये वाला होगा, तो जो जितना स्ट्रोंगर एसिड होगा उसके लिए pKa की वैल्यू उतनी कम होगी, और इसके लिए pKa की वैल्यू सबसे ज़्यादा है इन तीनों में, इसका मतलब ये सबसे वीक एसिड है। और आपको पता है कि जो
पी के ए की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, के ए की वैल्यू यानी डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड पर डिपेंड करती है। तो जिसके लिए के ए की वैल्यू ज़्यादा होगी तो पी के ए की वैल्यू उसके लिए उतनी ही कम होती है। बिल्कुल आप इसको पी एच से कनेक्ट करके देख सकते हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने वाले फैक्टर कौन से हैं, EWG। इसमें आप ये वाला ऑर्डर देखिए, इसके अंदर आपको पता लगेगा कि जैसे इन सब के अंदर जो दिए हुए हैं ना CF3, ये स्ट्रोंगेस्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गया। अब इसमें ये कुछ सब्स्टिट्यूटेड एसिड्स हैं, इनके अंदर ये दिए हुए हैं, ऑर्डर को आप ध्यान रखिए। जैसे ये CF3 लगा हुआ है तो ये स्ट्रोंग हो जाएगा, जबकि एसिटिक एसिड में ही अगर आपने मिथाइल ग्रुप में से एक कार्बन को रिमूव करके, सॉरी एक हाइड्रोजन रिमूव करके एक और मिथाइल ग्रुप अटैच कर दिया तो वो इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप हो गया। तो इस केस में क्या होगा, ये वीकेस्ट एसिड हो गया है। अगर इसी तरह से हम ऐसा देखें कि जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो किसी ऐसे कार्बन के साथ में अटैच्ड है जिस पर sp2 हाइब्रिडेशन है, तो ऑब्वियसली वहाँ डबल बॉन्ड होगा। तो डबल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसकी शिफ्टिंग भी दोनों कार्बन के बीच में हो जाएगी, तो ऐसे में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी। तो ऐसा जो ग्रुप है उसको हम विनाइल ग्रुप बोलेंगे। तो वो इसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज करता है रेजोनेटिंग इफेक्ट के कारण। एक्चुअली जो विनाइलिक ग्रुप है, ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इसमें आप देखिए, भले ही कार्बन कार्बन के ये डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग इधर हो जाती है, लेकिन ये इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होने और पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। तो ऐसे में ये इनकी पोलैरिटी बढ़ा देता है और हाइड्रोजन इजीली रिमूव होता है। तो ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की वजह से विनाइलिक ग्रुप अटैच होने से एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट कैटेगरी आ रही है जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड, उसका क्लीवेज होगा, और उससे मैंने आपको पहले भी बताया है कि कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स बनेंगे। इसमें सबसे पहले हम देखें फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड। P2O5 जो फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड है उसकी प्रेजेंस में जब आप हीट करते हैं तो एनहाइड्राइड बनते हैं। और एनहाइड्राइड मीन्स वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हुआ। इसमें आप देखोगे तो ये जो दो एल्केनोइक एसिड यानी इथेनोइक एसिड हमने लिया है उसमें से दोनों के जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं ओवरऑल वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव होगा और ये ऑक्सीजन ब्रिजिंग बॉन्ड का काम करेगा, दोनों यूनिट्स को कंबाइन करेगा। इससे जो प्रोडक्ट हमको मिला है वो है इथेनोइक एनहाइड्राइड यानी वाटर का मॉलिक्यूल उसमें से रिमूव हुआ। ध्यान देना, अगर आप इसी इथेनोइक एनहाइड्राइड को वापस से हाइड्रोलाइसिस करते हो, वाटर के साथ में रिएक्शन करोगे तो इथेनोइक एसिड हमको वापस से मिल जाता है। जो हमने प्रिपरेशन के मेथड्स पढ़े थे उसके अंदर ये चीज़ पढ़ी हुई है हमने। फिर नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो एस्टरिफिकेशन की रिएक्शन है। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन देखें हम, ये एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है जनरल रिएक्शन RCOOH और R-OH इनकी रिएक्शन होती है कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड या HCl की प्रेजेंस में। तो RCOOR- एस्टर बनता है और वाटर बाय प्रोडक्ट की फॉर्म में मिलता है हमको। ये रिएक्शन और डिटेल हमने पढ़ी थी अल्कोहल फिनोल वाले चैप्टर के अंदर। एस्टरिफिकेशन कैसे होता है उसका मैकेनिज्म देखिए। पहले तो ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इस पर ये प्रोटॉन अटैक करता है जो सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड से आया, तो इसका प्रोटोनेशन हो जाता है। फिर उसके बाद में अल्कोहल का मॉलिक्यूल है, उसका जो ऑक्सीजन है जिस पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो अटैक करता है उस कार्बन के ऊपर जिसकी डेंसिटी कम हो जाती है, जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन हैं बॉन्ड वाले पाई इलेक्ट्रॉन, इनकी शिफ्टिंग हो जाती है ऑक्सीजन के ऊपर। तो ये इसके ऊपर अटैक करके इसके साथ में अटैच हो जाता है और वाटर का मॉलिक्यूल उसमें से रिमूव हो जाता है। तो ये स्पीशीज इसके साथ अटैच हो गई। अब इसमें ऑक्सीजन जो कि ट्राईवेलेंट हो गया है, इस वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है।
अगली स्टेप्स में वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से एक और अटैक करता है तो उसमें से ये रिमूव हो जाता है। अल्टीमेटली ये प्रोटॉन ट्रांसफर होने की वजह से एस्टर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, PCl3 PCl5 SOCl2 के साथ में इन तीनों के अंदर कॉमन प्रोडक्ट बन रहा है RCOCl यानी एसिड क्लोराइड। इसको IUPAC नेमिंग में एल्केनॉयल क्लोराइड भी बोलते हैं। बाय प्रोडक्ट्स डिपेंड करेंगे, PCl5 लिया तो POCl3 और HCl मिलेगा, PCl3 लिया तो ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड यानी H3PO4 मिलेगा। SOCl2 इसको थायोनिल क्लोराइड बोलते हैं। इसकी प्रेजेंस में SO2 और HCl बाय प्रोडक्ट बनेंगे। ये रिएक्शन इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि ये एस्केपेबल गैसेस होती हैं। फिर अमोनिया के साथ में रिएक्शन देखिए। पहली जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को इथेनोइक एसिड की अमोनिया इसके साथ में कंबाइन होकर के पहले यह अमोनियम एसीटेट बनाता है। जब हम इसको हीट करते हैं तो इसमें से वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव होता है और ये इथेनेमाइड या एसिटेमाइड में कन्वर्ट हो जाता है। इथेनेमाइड IUPAC नेम है, एसिटेमाइड कॉमन नेम है। इसी तरह से जो रिएक्शन बेंजोइक एसिड के अंदर भी होती है, पहले बनता है अमोनियम बेंजोएट, हीट करते हैं तो ये बेंजेमाइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब अमोनिया के ही साथ में हम ये अगली रिएक्शन देखते हैं, थैलिक एसिड। जब हमने IUPAC नेमिंग पढ़ी थी तो आप लोगों को ये याद आया होगा कि इसका नाम, इस कंपाउंड का नाम क्या है, थैलिक एसिड या बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अमोनिया के साथ में ये रिएक्शन करता है तो पहले ये बनता है अमोनियम थैलेट। इसको जब हीट करते हैं तो वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाते हैं तो ये बनता है थैलेमाइड। फर्दर स्ट्रोंग हीट करते हैं हम इसको तो इसमें से वापस से अमोनिया का मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है थैलीमाइड के अंदर। ध्यान देना, ये थैलेमाइड है और ये थैलीमाइड है। इसका यूज़ कहाँ करते हैं, एमिन्स बनाने में भी। जो 1 डिग्री एमिन होते हैं प्योर, उनको बनाने में थैलेमाइड का यूज़ किया जाता है। अब आगे हम रिएक्शन देखते हैं जिसमें COOH ग्रुप का इन्वॉल्वमेंट रहता है। पहला है रिडक्शन, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और ईथर और डाइबोरेन, उसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, रिडक्शन होता है, फिर हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो अल्कोहल बन जाता है। मतलब ये हुआ कि इसमें ये जो कार्बोनिल कार्बन है, इसका जो ऑक्सीजन है ये रिमूव होकर के 2 हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे तो ये अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरी तरफ डी कार्बोक्सिलेशन, ये एल्केन बनाने के मेथड हमने लास्ट ईयर पढ़े थे। सोडा लाइम के साथ में जब इसको ट्रीट करते हैं तो करस्पॉन्डिंग एल्केन बनती है। तो ये तो हो गया सोडा और ये हो गया लाइम, तो ये रिएक्शन होती है तो इसमें हमको एल्केन मिलती है। फिर हम देखते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हाइड्रोकार्बन पार्ट, हेलोजिनेशन, हेल-वोलार्ड ज़ेलिंस्की रिएक्शन। ये रिएक्शन देखिए, हेल-वोलार्ड ज़ेलिंस्की रिएक्शन। इसमें ये हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है, ये इन्वॉल्व होता है। जब हम हेलोजन और रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं, फर्दर हम वाटर के साथ हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो ये जो कार्बन की चेन है इसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। तो इसमें ये प्रोडक्ट हमको मिला जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप का एडजेसेंट यानी अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके हेलोजन लगा है। तो ये हेलोजन या तो क्लोरीन हो सकता है या ब्रोमीन हो सकता है। इस रिएक्शन का नाम है हेल-वोलार्ड ज़ेलिंस्की रिएक्शन। नेक्स्ट रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम देखें, ध्यान देना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, 2 रिएक्शंस यहाँ दी हुई हैं। देखो ये फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं करते हैं, जो कार्बोक्सिलिक एसिड हैं वो शो नहीं करते हैं क्योंकि ये स्ट्रॉन्गली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हैं। तो इसमें जो एल्यूमिनियम क्लोराइड है, ल्यूइस एसिड है, वो कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ में बाउंड हो जाता है, इस वजह से फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं करते हैं। बाकी यहाँ जो 2 रिएक्शन है ध्यान देना, ये पहली रिएक्शन और ये दूसरी रिएक्शन। फर्स्ट रिएक्शन, इसमें नाइट्रेशन या नाइट्रोनियम आयन का अटैक होता है। ये मेटा पोजीशन पर मेटा प्रोडक्ट ही मिलता है।
डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, यानी ये क्या करेगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कम कर देता है, जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इस वजह से मेटा प्रोडक्ट हमको मिलता है। ब्रोमिनेशन कर रहे हैं Fe-Br3 की प्रेजेंस में, उसमें भी हमको ब्रोमोनियम आयन इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा, उसका अटैक होगा मेटा पोजीशन पर। फिर हम देखते हैं यूजेस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। मिथेनोइक एसिड का यूज़ किया जाता है रबर, टेक्सटाइल, डाइंग, लेदर इंडस्ट्री में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में। फिर इथेनोइक एसिड सॉल्वेंट के फॉर्म में और फूड प्रिजर्वेटिव के फॉर्म में, अचार वगैरह डालते हैं उसके अंदर जो विनेगर होता है उसके अंदर यही एसिड होता है। बेंजोइक एसिड, ये भी फूड प्रिजर्वेटिव के फॉर्म में यूज़ किया जाता है और स्वीट स्मेलिंग होने की वजह से परफ्यूम बनाने के काम में भी आता है। इसके जो एस्टर्स बनते हैं वो परफ्यूम जैसे स्मेल जनरेट करते हैं। फैटी एसिड ये सोप और डिटर्जेंट बनाने के काम में आते हैं। तो इस तरह से ये आपका चैप्टर फिनिश हुआ। आप लोग नोट्स बना करके मुझे सेंड कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।